Hello everyone, welcome to the new lecture. Today we study module number 3 machine learning basics. आज हम मॉड्यूल नंबर 3 पढ़ेंगे, है ना। तो मॉड्यूल नंबर 3 पढ़ने से पहले क्विक सा रिकैप देख लेते हैं पिछले मॉड्यूल में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले मॉड्यूल में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि क्विक एआई और नैरो एआई में क्या डिफरेंस होता है, जनरल एआई और नैरो एआई में क्या डिफरेंस होता है ना। हमने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बीच में जो डिफरेंस है उसको पढ़ा था, है ना। एथिकल कंसिड्रेशंस देखे थे कि हमने एथिकली हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, और एक कंक्लूजन देखा, ठीक है। और आज का लेक्चर देखते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले समझो चीज़ें कि मशीन लर्निंग क्या होता है। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा सर्कल था, उसके अंदर मशीन लर्निंग था, उसके अंदर डीप लर्निंग था, उसके अंदर न्यूरल लैंग्वेज था, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक सब फील्ड होती है जिसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं, है ना। मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं कि मॉडल्स बनाते हैं एल्गोरिथम्स के यूज़ करके, और उन मॉडल्स जो होते हैं हमारे, वो मॉडल्स हमारे प्रेडिक्शन करते हैं या डिसीजन करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बहुत सारा प्रीवियस वेदर का डाटा मैंने एक मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया, उसको दिया, है ना। और देन उसके बाद उसने प्रेडिक्ट किया कि आने वाला वेदर फोरकास्ट क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। अब चीज़ें समझते हैं कि मशीन लर्निंग के की कंसेप्ट क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहला की कंसेप्ट है डाटा एंड फीचर। तो देखो बच्चा, डाटा जो है ना, मशीन लर्निंग में सारा खेल डाटा का होता है ना। इफ़ यू आर मेकिंग अ राइस, द मेन इंग्रेडिएंट टू मेकिंग अ राइस इज़ राइस, है ना। तो अगर आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो तो मेन इंग्रेडिएंट ऑफ मशीन लर्निंग और द मेन पॉइंट जिसके बिना मशीन लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है, द मशीन लर्निंग कांट इवन पॉसिबल विदाउट डाटा, है ना। द डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मशीन लर्निंग, बिकॉज आप जो भी डाटा मॉडल ट्रेन करेंगे, जो भी मॉडल बनाएंगे, वो जो भी मॉडल टेस्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें आप डाटा के ऊपर ही करेंगे। तो डाटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। डाटा के थ्रू ही आप फीचर्स ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल एक देता हूँ, यही एग्ज़ाम्पल आपका आगे भी होता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, है ना। चलो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। मैंने एक सर्कल ले लिया, है ना। एक एक मिनट, मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब मैंने इस सर्कल के लिए मैंने अपने उसमें डाटा दिया, मतलब अपने मॉडल को मैंने बोला कि मॉडल को बोला मैंने कि मॉडल, कोई भी अगर आपको इस तरह का सर्कल दिखाई दे या इस तरह का स्पेयर दिखाई दे, आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है पर मैं इसको स्पेयर मानता हूँ। मॉडल से मैंने बोला, मॉडल इफ़ यू सी if you see any sphere, uh, any sphere, assume that, assume लिखना गलत होगा, any sphere, assume that it और assume लिखना शायद गलत होगा, मैं assume की जगह पे मैं predict लिख देता हूँ, है ना। predict that it is ball। मैंने बोला, मैंने एक मॉडल बनाया, मैंने मॉडल को बोला कि आप किसी भी स्पेयर को देखेंगे, आप उसको डिसाइड कर लेंगे कि वो बॉल है ना। तो ये मैंने क्या किया, मैंने उसको डाटा दिया, मैंने उसको स्पेयर का डाटा दिया कि स्पेयर क्या होता है, कि स्पेयर में रेडियस होगा, स्पेयर सर्कल की तरह दिखाई देगा। अगर हम 2D में देखें, 3D में देखें तो वो एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर होगा, है ना। उसको मैंने दिया और मैंने बोला कि आप कोई भी इस तरह की स्पेयर जैसी चीज़ देखें, आप प्रेडिक्ट कर दें कि वो बॉल है। मैंने उसके अंदर डाटा ये फीड कर दिया। वेन एवर आई एम टेकिंग अ स्पेयर, मैंने कोई भी एक स्पेयर जैसी चीज़ दी। फॉर एग्जांपल मैंने चीकू लिया, चीकू ले जाके मैंने अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को दिखाया, तो मशीन लर्निंग का मॉडल मेरा क्या बोलेगा कि दैट इट इज़ अ बॉल, है ना। हालांकि ये गलत बोल रहा है, बट उसने क्या बोला कि ये बॉल है। तो ये उसने डिसीजन किससे बनाया, ये डिसीजन उसने डाटा से बनाया, है ना। वो डाटा मैंने उसको दिया, उसको स्पेयर का डाटा मैंने दिया। उसने क्या किया, उसने उस डाटा पे अपने आप को ट्रेन किया,
उसके बाद मैंने उस डाटा को टेस्ट करने के लिए मैंने उसको जब स्पीड दिया तो उसने मुझे प्रेडिक्ट करके या डिसीजन मेकिंग करके दिखाया डाटा, है ना। अब बात आ जाती है कि हमारा मशीन लर्निंग होते कितने टाइप के हैं। तो मशीन लर्निंग हमारे 3 टाइप के होते हैं, है ना। कौन कौन से टाइप होते हैं मशीन लर्निंग के? तो मशीन लर्निंग के जो टाइप होते हैं वो टाइप होते हैं, मशीन लर्निंग हमारी होती है सुपरवाइज्ड, है ना, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब तीनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं, तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखो, सुपरवाइज्ड लर्निंग का नाम से ही समझो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब होता है कि मैंने एक लेबल डाटा मतलब कि एक डाटा सेट प्रॉपर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूरा बच्चों का एक लिस्ट दिया और मैंने उससे बोला कि आप प्रेडिक्ट कीजिए कि इसमें से गर्ल कौन है और बॉय कौन है ना। तो उसने उसमें से प्रेडिक्ट किया कि ये शी इज़ गर्ल, ही इज़ बॉय। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उसको एक लेबल, एक प्रॉपर सेट ऑफ डाटा दिया है, ठीक है। मैंने उसको नाम से ही समझिए सुपरवाइज लर्निंग, मैं उसको सुपरवाइज कर रहा हूँ लर्निंग को कि आप एक प्रॉपर, मैंने उसको ट्रेन डाटा दिया और उस डाटा पे मैंने उसको ट्रेन कराया और ट्रेन कराने के बाद मैंने उस डाटा पर उसको, जैसे इसमें लिखा भी होगा द मॉडल इज ट्रेन्ड एंड लेबल डाटा विद द नोन आउटकम, है ना। और उस डाटा पर मैंने उसको ट्रेन कराया, दैन उसके बाद वो उस डाटा पर डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है कि मैंने उसको कोई डाटा नहीं दिया, मतलब उसको मैंने कोई लेबल डाटा नहीं दिया। आई डोंट गिव अ लेबल डाटा टू माई मॉडल, आई जस्ट ओनली गिव अ रॉ डाटा। मैंने कोई भी रॉ डाटा उठाया और रॉ डाटा मैंने अपने अनसुपरवाइज लर्निंग को दे दिया। अब अनसुपरवाइज लर्निंग क्या करेगा? अनसुपरवाइज लर्निंग उसमें पैटर्न फाइंड करेगा, है ना। पैटर्न कैसे फाइंड करेगा कि जैसे मैंने उसको बहुत सारे ह्यूमंस का डाटा दे दिया, बहुत सारे ह्यूमंस का डाटा दे दिया, बिलियंस ऑफ ह्यूमंस का, जितने भी ह्यूमंस हैं सबका डाटा दे दिया मैंने उसको। अब मैंने उसको, अब वो डाटा अपने आप को पैटर्न की तो उस एंड स्ट्रक्चर को देख के वो अपने आप को ट्रेन करेगा। वो डाटा लेबल तो दिया नहीं है मैंने कि मैंने उसको एज दी है या मैंने उसको जेंडर स्पेसिफिक डाटा दिया, नहीं, मैंने उसको पूरे ह्यूमंस का डाटा दे दिया मैंने अपने मॉडल को, है ना। मैंने उसको बोला कि अब इस डाटा पे आपको ट्रेन होना है ना। तो वो क्या करेगा? वो पैटर्न्स फाइंड करेगा। सुपर अनसुपरवाइज्ड वाइज लर्निंग फाइंड द पैटर्न टू ट्रेन इट सेल्फ, है ना। वो अपने आप को ट्रेन करने के लिए एक पैटर्न ढूंढेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे उसने एक पैटर्न ढूंढा कि जिनके बड़े बड़े बाल हैं, द गाय हु हैव बिग हेयर्स, है ना, लॉन्ग हेयर्स, वो फीमेल्स हैं, और जिनके छोटे बाल हैं वो मेल्स हैं। या जो जिनकी ज़्यादा मस्कुलर बॉडी है वो मेल हैं, जिनकी ज़्यादा मस्कुलर बॉडी नहीं है वो फीमेल हैं। मतलब फिजिक को देख के, बायोलॉजिकल फिजिक को देख के वो ग्रुपिंग करेगा डाटा की, है ना, क्लस्टर्स फॉर्म करेगा। इन देखिए, क्लस्टर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डाटा डाटा फॉर्म अ क्लस्टर, ठीक है। डाटा एक क्लस्टर फॉर्म करेगा और ग्रुप ऑफ सिमिलर पैटर्न, है ना। जो हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग है उसमें सिमिलर पैटर्न के या सिमिलर ग्रुप के, जो जिसमें हम लोग जो डाटा है जो मैच कर रहा है आपस में, उनके अलग अलग क्लस्टर्स फॉर्म होंगे। क्लस्टर्स को मैं ग्रुप कह सकता हूँ कि ग्रुप फॉर्म होंगे, और उस बेसिस पर वो फिर डिसीजंस लेगा कि जैसे उस क्लस्टर में जो फिट बैठ रहा है उसको उसने बता कि हाँ ये गर्ल है या ये फीमेल है। उस क्लस्टर में जो फिट नहीं बैठ रहा उसको हो सकता है कोई फीमेल है जिसकी मस्कुलर बॉडी है, या मे भी हो सकता है वो उसको मेल की ग्रुप में, मेल के क्लस्टर में डाल दे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप कहोगे कि अच्छा कौन सा है, सुपरवाइज्ड अच्छा है कि अनसुपरवाइज्ड अच्छा है? तो बच्चे वो डिपेंड करता है कि हमारा डाटा हम लोग किस तरह का डाटा दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं छोटा डाटा सेट दे रहा हूँ या मुझे एकदम एक्यूरेसी हाई चाहिए, है ना, जिसमें गलती की कोई चांसेस ही नहीं है, तो उसके लिए मैं सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज़ करूँगा, है ना। अगर मुझे चाहिए कि मेरा डाटा अपने आप को सेल्फ ट्रेन करता रहे, क्लस्टरिंग करता रहे,
है ना, ग्रुप फाउंड कर करके वो करता रहे। ज़्यादा डाटा रहेगा तो मैं कैसे ट्रेन कराऊंगा, तो फिर मैं उसमें अनसुपरवाइज लर्निंग कराऊंगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अभी भी आपको दिखा दे रहा हूँ। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होता है ना, वो रिवॉर्ड और पेनल्टी बेसिस पे चलता है ना। रिवॉर्ड और पेनल्टी बेसिस पे, जैसे मैंने पिछले उस लेक्चर में आपको पीके का एग्जांपल दिया था, तो मैं इसमें भी आपको देता हूँ। इसमें क्या, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फिगर या डायग्राम आप सर्च कर लेंगे, और आप लोग जैसे ही डायग्राम सर्च करेंगे आपको कुछ इस तरह का फिगर दिखाई देगा, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह का फिगर दिखाई देगा। इस तरह का फिगर में क्या होगा कि एजेंट ने कोई एक एक्शन परफॉर्म किया, एजेंट माने मेरे मॉडल ने कोई एक एक्शन परफॉर्म किया, उससे मेरे एनवायरनमेंट में, यानी उसने कुछ डिसीजन लिया, उसने कुछ प्रेडिक्ट किया, और उससे मेरे एनवायरनमेंट में, यानी उससे जो जिस जगह पे वो डिसीजन ले रहा है उसमें कुछ चेंजेस आए। अगर वो चेंज अच्छा है, यानी पॉजिटिव चेंज है, जो हमें नीड थी वही चेंज हुआ है, देन उसको रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। अगर उसने जो चेंज है वो ख़राब किया है, देन ये रिवॉर्ड की जगह पे स्लैश लग के पेनल्टी हो जाएगा। पर जो कुछ भी हो, उसके साथ साथ उसकी स्टेट चेंज होगी। उसने उसके साथ साथ अपने आप में एक पॉइंट लिखा कि नहीं ये चीज़ नहीं, ये चीज़ सही है ना। मतलब अपने अंदर चेंजेस लिया, उसकी स्टेट चेंज होगी, और इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करते 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 मेरा रीइंफोर्समेंट मॉडल रेडी होगा, है ना। इसको रीइंफोर्समेंट मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। अब बात करते हैं रिग्रेशन की, लीनियर रिग्रेशन की। तो आप बोलोगे कि भैया भैया लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। तो लीनियर रिग्रेशन से पहले आप ये समझो कि रिग्रेशन क्या होता है ना। रिग्रेशन का मतलब होता है, रिग्रेशन जैसे आप लोगों ने 11वीं 12वीं की मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी में पढ़ा भी होगा कि रिग्रेशन होता क्या है। तो रिग्रेशन को आप समझिए, लीनियर रिग्रेशन को आप समझने से पहले समझिए कि रिग्रेशन क्या होता है ना। तो रिग्रेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ मशीन लर्निंग। मैं और थोड़ा इजी करके बताता हूँ। सपोज एक एग्जांपल देते हैं। सपोज मैंने आपसे बोला कि मुझे कंपनी की एक कंपनी है मेरी, फॉर एग्जांपल जैसे ये स्किल्स इंडिया है, यही एक कंपनी है। कंपनी की मुझे आप सेल्स पता करके बताओ कि ये सेल्स क्या है कंपनी की मेरी। तो आप लोग क्या करोगे, सेल्स जिन चीज़ों पे डिपेंड करिए आप उन चीज़ों को कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जांपल कंपनी में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, है ना, कितने एम्प्लॉयज़ हैं मेरी कंपनी में, मेरे मंथली मेरे प्रोडक्ट की कितनी सेल हो रही है ना, मेरा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। मे भी हो सकता है मेरा प्रोडक्ट चीप हो तो ज़्यादा सेल करने की ज़रूरत पड़े, है ना। मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारे मेरे सेल्स के फैक्टर हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं मेरे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, है ना। मैंने एग्ज़ाम्पल लिया कि पहले डेफिनेशन लिखते हैं, द रिलेशन, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मैंने फ़ॉन्ट थोड़ा सा सिमिलर रखा ताकि अगर आपको आगे चल के ये नोट्स देने हो तो दे दें, है ना। मैंने इसमें लिखा, सबके बराबर करते हैं, मैंने इसमें लिखा द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट and independent value or data of model is called regression। ठीक है, ये मेरा रिग्रेशन क्या है। ठीक है, अब जो मैंने आप लोगों को ऑफिस का रेवेन्यू का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, उसमें क्या है, डिपेंडेंट वैल्यू और इंडिपेंडेंट वैल्यू। द इंडिपेंडेंट वैल्यू इन आर एग्जाम्पल इज, हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें इंडिपेंडेंट वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। हमारे इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कंपनी की सेल्स कितनी है, क्योंकि उनको तो सैलरी मिल ही रही है। बट कंपनी के सेल्स को ज़रूर, या कंपनी के प्रॉफिट को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ से, क्योंकि भाई नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट कम होगा, है ना। ये चीज़ है। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट
एंड एक्सेट्रा और कई सारी चीज़ें। ये मेरी इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी। अब मेरी डिपेंडेंट वैल्यू क्या होगी? द डिपेंडेंट वैल्यू इज, मेरी डिपेंडेंट वैल्यू क्या हो गई? डिपेंडेंट की स्पेलिंग कराते क्या? हाँ ठीक है चलो। मेरी डिपेंडेंट वैल्यू क्या हो गई? मेरी डिपेंडेंट वैल्यू हो गई द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, क्योंकि मेरे जो प्रॉफिट है कंपनी का वो डिपेंड कर रहा है इन सारी चीज़ों पर, ये जो अदर चीज़ें हैं इन पर, है ना। तो ये मतलब हो गया मेरा रिग्रेशन का, कि रिग्रेशन में कोई भी दो चीज़ें के रिलेशनशिप को मैं रिग्रेशन कहता हूँ, है ना। ये एक टाइप होता है आपका मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम का। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम में रिग्रेशन एक टाइप का एल्गोरिथम होता है जो यूज़ होता है, जिसमें हमारा जो डाटा है वो रिलेट करता है, रिलेशनशिप के थ्रू काम करता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी, मतलब दो वेरिएबल होंगे। अब जो आप लोग पूछोगे वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल जो होते हैं ना, आपका वेरिएबल आपका एक जगह होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिखाऊं आपको, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, थोड़ा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, क्योंकि इसमें कई सारे वैसे बच्चे हैं ना फर्स्ट ईयर के, तो उनको नहीं मालूम होगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, है ना। अब देखिए, आप एक चीज़ देखिए, ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको? ये बॉक्सेस क्या है? ये बॉक्सेस छोटे छोटे, जैसे इसमें क्या दिखा रहा है? इसमें दिखा रहा है मेरी रैम दिखा रही है कि हाँ भाई मेरी 11 GB रैम है, या मेरी जो भी रैम है वो मेरी रैम दिखा रही है ना। तो इसमें क्या बॉक्सेस क्या दिखा रहे हैं? बॉक्सेस दिखा रहे हैं आपके स्मॉल डाटा पैकेजेस, मतलब इसमें जो रैम है ना वो इन छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइडेड है ना। तो मेरे वेरिएबल क्या होते हैं कि जैसे मैंने मेरा ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने ए वेरिएबल असाइन कर दिया। तो अगर मैंने यहाँ चल के कभी कहीं भी लिखा अपने कोडिंग में या अपने प्रोग्रामिंग में कि ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 21, तो मेरे इस वाले बॉक्स में 21 असाइन हो जाएगा, है ना। तो जब मैं बात करता हूँ अपने रिग्रेशन, आप कहोगे भैया इसमें वेरिएबल कहाँ से आ गया? तो जो मेरे दो वैल्यूज़ होते हैं ना, मैं उनको वेरिएबल ही कहता हूँ, है ना। मतलब मैं क्या, पाइथन पाइथन कह रहा हूँ, मशीन लर्निंग के उसमें इसको रिग्रेशन ही कहते हैं, वेरिएबल ही कहते हैं, है ना। अब चीज़ें आप समझना, 1 मिनट, है ना, 1 मिनट होल्ड रखना, मैं चार्जर ले दे रहा हूँ अपना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे जो मेरे ये डाटा पैकेट्स जो मैंने बॉक्सेस दिखाए ना, उनको मैंने एक नेम असाइन कर दिया ए। उस नेम में मैं कुछ भी अब डालूंगा, ABCD 1 2 3 4, वो सारी चीज़ें मेरी उस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएंगे। आगे चल के मैं कहीं भी ए कॉल करूँगा कि प्रिंट ए, तो उस जगह पे प्रिंट ए की जगह पे मुझे 21 मिल जाएगा, है ना। तो अगर मेरा ए का रिलेशन बी के साथ है, अगर ए का रिलेशन मेरा बी के साथ है, आपने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा होगा कि मेरा बी के साथ अगर मेरा ए का रिलेशन है, कि मैंने B3 ले लिया, है ना, 3x ले लिया, या जो भी ले लिया, अब मैं अभी आपको मैथ पढ़ाने नहीं बैठूंगा, पर हाँ आप लोग समझिए। तो ए का रिलेशन मेरा बी के साथ है, तो मैं बी को इंडिपेंडेंट वैल्यू कहूँगा और ए को डिपेंडेंट वैल्यू कहूँगा, है ना। ये दो चीज़ें कहूँगा। तो उसी तरह से जो मेरी वेरिएबल्स हैं उसमें जब चीज़ें असाइन होती हैं, डिपेंडेंट वैल्यू और इंडिपेंडेंट वैल्यू, उसके थ्रू जो एल्गोरिथम बनता है उसको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कहते हैं। बहुत सिंपल टर्म्स में आप लोग जान लीजिए, है ना। डिटेल में कभी फुर्सत में पढ़ेंगे इस चीज़ को, है ना, क्योंकि आपको 20 डेज़ में सारी चीज़ें नहीं कवर कराई जा सकती, 25 डेज़ में। तो अभी इतनी ही चीज़ें रखते हैं, आगे चल के आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, अगर कभी फुर्सत मिलेगी, आप लोग कभी डिमांड करोगे तो पढ़ाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा एल्गोरिथम क्या होता है? अब जो, हाँ ये तो हो गया रिग्रेशन की बात। अब लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? आप कहोगे कि भैया अब लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? तो देखिए, रिग्रेशन कई टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है लीनियर रिग्रेशन, दूसरा होता है लॉजिकल रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन एक बेसिक टाइप ऑफ रिग्रेशन होता है जिससे मशीन लर्निंग के मेजॉरिटी ऑफ द मॉडल्स बनाए जाते हैं, अगर हम रिग्रेशन की बात करें, है ना। सपोज मैं अगर आपको बात करूं, एक काम करते हैं, चलो इसको भी छोड़ते हैं, मैं एक काम और करता हूँ, मैं तुम लोगों को ग्राफ बना के समझाता हूँ, है ना। मैं तुम लोगों को ग्राफ बना के समझाता हूँ।
ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सेस हो गया है ना, और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया है ना, ये मेरी ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया है ना। अब मैं एक चीज़ और करता हूँ है ना, मैं गया फिर इंसर्ट में और शेप्स में गया, मैंने फिर एक लाइन ली और ये मैंने बना दिया। एक चीज़ें समझिए, अभी आप ग्राफ को मत समझिए, आप मेन मोटो समझिए, समझने की कोशिश कीजिए है ना, कि अब इसमें मैंने जो बनाया है कि जैसे ये मेरा वाई एक्सिस है ना, ये जो वर्टिकल लाइन है ये मेरी वाई एक्सिस है ना, ये मेरा एक्स एक्सिस है। जब दोनों आपस में लीनियरली रिलेटेबल हो, दोनों के बीच में जो रिलेशन हो वो लीनियर रिलेशन हो, उसको मैं कहूँगा लीनियर रिग्रेशन। जैसे मैंने इसमें बोला कि एक्स एक्सिस, मैंने बोला कि y इज इक्वल टू है ना, y इज इक्वल टू 2x। तो ये रिलेशन जो हुआ मेरा, ये रिग्रेशन है, ये मेरा लीनियर रिग्रेशन है ना। इसमें जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का ग्राफ बनेगा है ना, तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको कहूँगा मैं लीनियर रिग्रेशन है ना। तो इस तरह के मॉडल तो जो रिलेशन होता है उसको मैं कहूँगा लीनियर रिग्रेशन। लॉजिकल रिग्रेशन भी होता है जिसमें हम लॉजिकली एंड और गेट के थ्रू रिग्रेशन रिलेशनशिप बिठाते हैं दो वैल्यूज़ के, दो वेरिएबल्स के बीच में, तो उसको कहेंगे लॉजिकल रिग्रेशन। अभी आप में लीनियर रिग्रेशन है तो उस चीज़ को आप लीनियर रिग्रेशन के थ्रू चीज़ें समझिए है ना। अब बात करते हैं आपके डिसीजन ट्री की। डिसीजन ट्री भी ना आपका मशीन लर्निंग मॉडल में एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ, आदमी फ़ोटोज़ के थ्रू बहुत जल्दी समझता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। डिसीजन ट्री मशीन लर्निंग फिगर है ना, फ़ोटोज़ के जल्दी थ्रू आदमी बहुत जल्दी समझता है ना। मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ डायरेक्टली है ना, देखिए ये इसे कहते हैं डिसीजन ट्री। अब ये जो डिसीजन नोट्स हैं, नोट्स की जगह पे मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ। सपोज़ यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम है सुरेश है ना, या ये मेरी प्लेसमेंट सेल है ना, या सुरेश मानो, चलो इस आदमी को सुरेश मानो, ईजी है चीज़। ये आदमी मेरा जिसका नाम है सुरेश। सुरेश के पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है या तो उसकी प्लेसमेंट हो गई है, या एक ऑप्शन या तो उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई है। मान लो सुरेश के पास है कि प्लेसमेंट हो गई है, मैं इस ऑप्शन में गया तो सुरेश के पास प्लेसमेंट हो गई है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उसके पास प्लेसमेंट हो गई है तो वो जो जॉब मिले उसमें सेटिस्फाई हो जाए, या वो हायर स्टडीज़ के लिए जाए है ना। दूसरा ऑप्शन ये है, इसके पास तो दो ऑप्शन हो गए और ये नोट ख़त्म हो गई, उसको दो डिसीजन लेने है ना। सुरेश के पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये सुरेश है, सुरेश को डिसीजन लेना है कि या तो वो उसको प्लेसमेंट लेनी है या प्लेसमेंट नहीं लेनी है। मान लो सुरेश गया अपने कि मैंने को प्लेसमेंट लेनी है, सुरेश ने प्लेसमेंट ले ली। अब सुरेश ने प्लेसमेंट ले ली, उसके बाद भी उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो जिसको जो प्लेसमेंट मिल गई है उसमें वो सेटिस्फाई हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो उसको जो प्लेसमेंट मिली है उसमें वो सेटिस्फाई ना हो, अपने हायर स्टडीज़ के लिए वो पढ़ता है। ये तो एक डिसीजन हो गया सुरेश का। अगर मान लो सुरेश अपने दूसरे डिसीजन पे जाता है जिसमें उसने प्लेसमेंट नहीं ली है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो तैयारी करके प्लेसमेंट ले है ना, या तो वो सीधे हायर स्टडीज़ के लिए चला जाए। में भी हो सकता है उसको आगे चल के बीटेक के बाद MBA BBA MBA करना हो, या MTech करना हो, या PhD करनी हो, ये सारी चीज़ें करनी है ना। तो इस तरह के जो डिसीजन नोट्स होते हैं ना, डिसीजन जिसमें लिया जाता है ना, जिसमें डिसीजन आ जाता है, डिसीजन मेकिंग आ जाता है, A और B में से चीज़ को चूज़ करना होता है, उसे कहते हैं हम डिसीजन ट्री एल्गोरिथम है ना। इसमें ये तो बहुत बेसिक सा बता दिया, इसमें एक एल्गोरिथम होती है जिसको हम कहते हैं ID3 एल्गोरिथम। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप लोग गूगल पे सर्च करके देखना, और आपका इसमें इस लेक्चर के बाद का मान लो ये होमवर्क भी है जिसमें आपको ID3 एल्गोरिथम के बारे में पढ़ के आना है ना। तो उसमें आप लोग पढ़ना, वो होती है ID3 एल्गोरिथम। ID3 एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या करते हैं, ID3 एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग चीज़ें समझते हैं कि जैसे इसमें ज़्यादा चांसेस क्या हैं, सेफ चांस क्या है सुरेश के लिए, सुरेश के लिए प्लेसमेंट सेफ चांस है या सुरेश के लिए प्लेसमेंट ना लेना सेफ चांस है। इस चीज़ को जब हम लोग एल्गोरिथम के थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं ना, जैसे ये अगर कोई एल्गोरिथम, कोई मशीन लर्निंग मॉडल होगा तो उसमें जब भी हम डिसीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे तो कौन सा प्रेडिक्शन यूज़ होना चाहिए, A या B,
तो इस चीज़ को जब हम चूज़ करते हैं ना, तो इस चीज़ को हम चूज़ किसके थ्रू करते हैं, ID3 एल्गोरिथम के थ्रू करते हैं। वो आपको पढ़ के आना है, वो आपका वो होमवर्क है। अब बात करते हैं डाटा प्रिपरेशन की कि डाटा प्रिपरेशन क्या होता है। तो देखो, जब हम लोग कोई भी डाटा देते हैं ना, तो हम रॉ डाटा नहीं दे सकते, हमें एक डाटा प्रिपेयर करके देना पड़ता है मशीन को। तो उस डाटा की क्लीनिंग, उस डाटा की प्री प्रोसेसिंग, है ना, उस डाटा में फीचर सिलेक्शन जो होता है उसको करना, वो मशीन लर्निंग में उसको कहते हैं डाटा प्रिपरेशन और फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक इसके थ्रू एक अलग इंजीनियरिंग भी होती है। जैसे अगर आपने डाटा साइंस में अपनी ग्रेजुएशन की है, अपनी बैचलर्स डिग्री ली है, तो आप मास्टर अपनी फीचर इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्कोप है। अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस क्या होते हैं मशीन लर्निंग के, पिछले में भी आपने पढ़ा था, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। इमेज रिकॉग्निशन मशीन लर्निंग का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। मशीन लर्निंग का भी है ये एप्लीकेशन, और डीप लर्निंग का भी एप्लीकेशन है। जैसे आपने पिछली बार देखा था ना, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का वो जो ग्राफ देखा था आपने, सर्कल देखा था, तो डीप लर्निंग भी तो मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है। तो ये मशीन लर्निंग का भी एग्जांपल है और डीप लर्निंग का भी एग्जांपल है ना। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे उस वाले ग्राफ में आपने देखा था, वो भी क्योंकि जिसमें न्यूरल लैंग्वेज जाती है, वो भी मशीन लर्निंग का ही एग्जांपल हो गया, है ना। हेल्थ केयर में यूज़ होता है, प्रेडिक्शंस में यूज़ होता है, मशीन लर्निंग का ये एग्जांपल हो गया, है ना। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या है हमारे मशीन लर्निंग के। लिखिए भाई, हमारे मशीन लर्निंग का भाई चैलेंज क्या है। आप कहोगे क्यों भैया, सारी चीज़ें तो हो गई, अब चैलेंज क्या है मशीन लर्निंग का, आप ये बता दो। सारी चीज़ें अच्छी तो नहीं होती, दिक्कत तो सब चीज़ों में होती है ना। तो चैलेंज क्या है, आप ये बता दो। तो देखो, मैं तुम्हें चैलेंज बताता हूँ, मशीन लर्निंग का चैलेंज क्या है। बायस एंड फेयरनेस। अब आप कहोगे भैया बायस एंड फेयरनेस क्या होता है। तो बायस एंड फेयरनेस का, बायस का मतलब ये होता है कि द डिफरेंस, ध्यान से सुनना, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड डाटा एंड द एक्चुअल डाटा इज कॉल्ड बायस। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। द डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड डाटा एंड एक्चुअल डाटा इज कॉल्ड बायस, है ना। अगर मैंने एक डाटा दिया, मैंने सब फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट में मैंने उसको डाटा दिया और उसने मुझे प्रेडिक्ट किया कि कल का टेम्परेचर टुमारो, है ना, टुमारो टेम्परेचर इज 14 डिग्री, है ना। टुमारो टेम्परेचर इज 14 डिग्री, ये उसने प्रेडिक्ट किया, है ना। किसने, मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया। और एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ टुमारो, हाँ, एक्चुअल टेम्परेचर क्या था मेरा टुमारो का मेरा एक्चुअल टेम्परेचर था, मान लो 20 डिग्री, 20 डिग्री मान लेते हैं, है ना, 20 डिग्री। तो डिफरेंस क्या हुआ, द डिफरेंस बिटवीन द डाटा इज 6 डिग्री। 6 डिग्री का डाटा, 6 डिग्री का है, 6 डिग्री का मेरा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो एक्चुअल टेम्परेचर और प्रेडिक्टेड टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बायसनेस। और हम मशीन लर्निंग में हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारा एक्चुअल जो डाटा है और जो हमारा प्रेडिक्टेड डाटा है, इसके बीच का बायसनेस हमेशा कम हो, क्योंकि जब हमारी बायसनेस कम होगी, हमारा वेरिएंस कम होगा, हमारा जब वेरिएंस कम होगा तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो एक्यूरेसी को क्या मैं बायसनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ। दोबारा से सुनो, एक्यूरेसी को क्या मैं बायसनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि जब जब बायसनेस बढ़ेगी हमारी एक्यूरेसी अपने आप कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बायसनेस बढ़ी है, एक्यूरेसी मेरी कम हो गई है। मान लो यहाँ पर मेरा टेम्परेचर 19 हो गया, तो क्या मेरा बायसनेस घटी है इसमें, मेरा डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस मेरा बायसनेस को डिफरेंस बताता है, यहाँ पे मेरा डिफरेंस कम हो गया, 1 डिग्री का डिफरेंस हो गया, तो क्या मेरी एक्यूरेसी बढ़ी है, मेरा वेरिएंस कम हुआ है। चीज़ें समझना बहुत तरीके से। तो इसी को कहते हैं हम लोग बायसनेस एंड फियरनेस।
द एड्रेस इशू द बायसनेस इन मशीन लर्निंग एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फेयरनेस प्रेडिक्शन, है ना। हमारा जितना बायसनेस कम होगा हमारा प्रेडिक्शन उतना फेयर होगा। ये हमारा पहला चैलेंज हो गया। समझ में आई बात? आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आप कहोगे भैया ये ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग क्या होता है? देखो ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको ईजी से ईजी वर्ड में, है ना, ईजी से ईजी वर्ड में। देखो जब हमारा फीचर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएं तो हमारी ओवर फिटिंग हो जाती है, और जब हमारे फीचर्स हैं वो बहुत कम हो जाएं तो अंडर फिटिंग हो जाती है। चलो मैं इसको तुम्हें एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हें चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि डायग्राम से चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं, है ना। मैं गया, मैंने इसमें डाला डायग्राम, है ना, अगर दिखाई देता है तो। हाँ देखो अब चीज़ें समझना, मतलब अब तुम्हें हाँ 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 अब चीज़ें समझ में आएंगी तुम्हें, है ना। एक मिनट, चलो अब ठीक है, ठीक। अब समझो अब क्या है भाई, ये क्या है, ये तुम्हें क्या दिख रहा है? ये मैं इसको इमेज को अलग टाइप में खोल लेता हूँ ना, या खोलूँ? हाँ खोल लेता हूँ, इमेज खोलेगी नहीं अलग टाइप में। हाँ खोलो, चलो अब समझो तो तीनों में डिफरेंस क्या है। ये अरे भाई रुक जा भाई रुक जा, जो सारे डाटा तुम आज ही ले लो, है ना, मशीन लर्निंग में पढ़ा ना, डाटा मेरे आज ही ले लो, रुक जा। हाँ तो देखो मैं इसलिए वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोग मेरी गलतियाँ भी समझोगे साथ साथ। अब देखो ये मेरा अंडर फिटेड है, ये मेरा गुड डाटा है, ये मेरा ओवर फिटेड है ना। ये तो आपने डायग्राम देखा, अब इस डायग्राम को ध्यान में रखना। अब मैं दोबारा आ रहा हूँ अपने नोट्स पे, है ना। अब मैंने तुम लोगों को बोला कि जैसे मैंने तुम लोगों को सिंपल सा सबसे पहला एग्जांपल क्या दिया था, मैंने तुम लोगों को बॉल का दिया था कि मेरा एक स्पेयर है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, हाँ स्पेयर है मेरा, और मैंने स्पेयर को का डाटा दिया मैंने मॉडल को। मैंने बोला कि भाई अगर कोई भी तुझे स्पेयर दिखे तो उस स्पेयर को बोल दे कि द स्पेयर इज बॉल, है ना। मैंने उसको बहुत कम फीचर दिए, मैंने उसको खाली एक फीचर दिया, मैंने बोला कि भाई तू अब किसी भी गोल चीज़ को देखियो और बोल दे भाई दिस इज़ अ बॉल, है ना, सॉरी फॉर द लैंग्वेज बोल दियो, बट ठीक है, दिस इज़ अ बॉल, है ना। इफ़ यू सी एनी स्पेयर थिंग जस्ट से दैट थिंग इज़ बॉल। मैंने उसको खाली इतना सा डाटा दिया और मैंने उसको बोल दिया। अब मैंने उसके सामने रख दिया चीकू या संतरा, मैंने उसके सामने रख दिया संतरा। अब वो संतरे को देख के क्या बोलेगा? वो संतरे को देख के बोलेगा कि दैट इज़ अ बॉल, बट एक्चुअली वो क्या है? दैट इज़ अ फ्रूट। एक्चुअल में तो वो फ्रूट है ना। तो यहाँ पर इस तरह के मॉडल को कहते हैं। अब इसमें नुकसान क्या था कि मैंने उसको इतना कम फीचर्स दिए थे कि वो मेरा जो मॉडल है वो एक तरह से बेकार है, क्योंकि उसका यूजलेस है, वो प्रॉपरली चीज़ों को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो ये हो गया अंडर फिट का मॉडल, कि एक्चुअल डाटा जो है मेरा, एक्चुअल डाटा पॉइंट्स, जैसे ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये डॉट डॉट आपके डाटा पॉइंट्स हैं, और ये मेरा मॉडल है। तो जो मेरा मॉडल है वो एक्चुअल मेरा मॉडल डाटा पॉइंट्स को मैच कर ही नहीं पा रहा है ना। तो उसको मैं कहूँगा अंडर फिटेड मॉडल। अब बात करते हैं ओवर फिटेड मॉडल, जिसमें हर पॉइंट या तो डाटा मेरे मॉडल को टच कर रहा है, मॉडल के ग्राफ को, या तो उसके एकदम बहुत क्लोज है, जैसे ये बहुत क्लोज है ना। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि मैंने उसको बहुत सारा वो दे दिया, क्या फीचर्स दे दिए। मैंने उसको फीचर दिया कि तुम्हें कोई भी स्पेयर थिंग तुम चेक करना कि अगर कोई भी स्पेयर चीज़ दिख रही है तो एक कंडीशन क्लियर हो गई कि वो बॉल है। दूसरी आपको चीज़ ये है कि अगर उस चीज़ को हम लोग खा नहीं सकते तो वो बॉल है। तीसरा मैंने दिया कि अगर उसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर हो तभी वो बॉल है ना। और मैंने एक्चुअल में उसको एक बॉल दे दी लास्ट में टेस्ट करने के लिए। तो उसने टेस्ट किया उस बॉल को, स्पेयर है, मतलब पहला मेरा जो कंडीशन है, पहला जो फीचर है वो चेक हो सकता है, ये बॉल है। नाउ उसने उसको दूसरे कंडीशन को चेक किया, दूसरे कंडीशन को चेक करके उसने बोला कि हाँ इसको खा नहीं सकते, दूसरा कंडीशन चेक, यानी हो सकता है ये बॉल है। अब हो सकता है मैंने उसको बॉल दिए 14 सेंटीमीटर की और उसमें मैंने कंडीशन लगा दी 20 सेंटीमीटर, है ना। तो अब उसने तीसरा कंडीशन चेक किया, उसने कहा 20 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है, यानी ये बॉल नहीं है, कंडीशन क्रॉस।
यानी वो बॉल नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि मैंने उसको इतना एक्सट्रैक्ट फीचर्स दे दिए, इतने एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिए कि वो कंफ्यूज हो गया, मेरा मॉडल कंफ्यूज हो गया कि भाई ये बॉल है कि नहीं है। समझ रहे हैं ना आप मैं चीज़ें क्या कह रहा हूँ, सेम चीज़। तो ये हो गया मेरा ओवर फिटेड मॉडल, ये हो गया मेरा अंडर फिटेड मॉडल। गुड मॉडल क्या होता है, जिसमें मेरे जो फीचर्स हैं वो प्रॉपर हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, एक प्रॉपर फीचर हो जिससे मेरी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाए, है ना। कभी कभार हम एक्यूरेसी बढ़ाने के चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा फीचर्स दे देते हैं, तब हमारा ओवर फिटेड मॉडल हो जाता है। और कभी कभार हम मॉडल को बहुत ज़्यादा ईजी करने के लिए उसमें बिल्कुल कम फीचर डालते हैं, तब हमारा अंडर फिटेड मॉडल हो जाता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैंने बहुत ईजी करके आपको समझाया है ना। इसमें बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम्स लगती हैं मॉडल्स को एक्यूरेटली वो करने के लिए। ये जो डाटा पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जो डाटा पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, इसको कैलकुलेट किया जाता है बाकायदा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटीज़ लगा के, है ना, रैंडम वेरिएबल की और बाईवेरिएट फंक्शंस लगा के इनको कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद चीज़ें निकलती हैं। बट मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से ये चीज़ समझाई है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियो रिवर्स कीजिए, मतलब बैक लीजिए, दोबारा देखिए, नहीं समझ में आ रहा फिर बैक लीजिए, फिर दोबारा देखिए। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो लाइव सेशन में तो हम बैठे ही हुए हैं, उसमें आप अपने डाउट पूछ लीजिएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे, है ना। अब तीसरा जो हमारा चैलेंज आता है, या तीसरा चैलेंज नहीं, तीसरा कंसिड्रेशन है कि मॉडल को इवेल्यूएट कैसे करेंगे। तो देखो, मॉडल को इवेल्यूएट करते हैं सबसे पहले तो एक्यूरेसी पे, प्रिसीजन पे, मतलब एक्यूरेसी और प्रिसीजन की कितना हमारा डाटा सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। जैसे अंडर फिटेड में हमने देखा था कि अंडर फिटिंग में क्या हुआ था कि हमारा एक्यूरेसी बहुत कम थी, या बायस अगर हमारा ज़्यादा हो गया था तो हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन कम हो गया था, तो हमें उसको ज़्यादा बढ़ाना। और एक होता है F1 स्कोर, आप गूगल पे डाल के इसका फॉर्मूला चेक कर लेंगे, ये हमेशा प्रेसिजन और जो कोफिशिएंट है उसके थ्रू हमारा F1 स्कोर निकलता है, और उसके थ्रू चेक करते हैं, है ना। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं आज के टॉपिक के, आज के लेक्चर के, है ना। तो देखो, आज के लेक्चर में हमने कई सारी चीज़ें सीखी। मोटा मोटी कंक्लूजन समझो कि देखो, मशीन लर्निंग ना हमारा बहुत पावरफुल टूल है, और ये पूरा टूल हमारा डाटा ड्रिवन है। सारी चीज़ें डाटे पर डिपेंड करती हैं। डाटा हमारा जितना क्लीन हो, है ना, मशीन लर्निंग मॉडल उतना अच्छा बनेगा। और हम लोग डाटा के थ्रू प्रेडिक्शंस करते हैं और डिसीजंस लेते हैं, है ना। आज का कंक्लूजन क्या है कि हमारा मशीन लर्निंग एक बहुत पावरफुल टूल है। जैसा कि हमें पता है, सारी चीज़ें डाटा पर चलती हैं। हमने प्रेडिक्शन, जो हमारा डाटा है उसके थ्रू हम प्रेडिक्शन करते हैं और डिसीजंस लेते हैं, है ना। और हमने आज फंडामेंटल्स पढ़े मशीन लर्निंग के, हमने पढ़ा ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, बायस और फेयरनेस जो कि चैलेंजेस हैं। हमने एप्लीकेशंस के बारे में देखा कि मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस क्या हैं। हमने डिसीजन ट्री के बारे में पढ़ा, हमने लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ा, है ना, हमने रिग्रेशन के बारे में पढ़ा, हमने मशीन लर्निंग के टाइप्स के बारे में पढ़ा कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज्ड क्या होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगे। चीज़ें अपने आप ही रिसर्च कीजिए, क्योंकि देखिए 25 दिन में हम आपको डाटा साइंटिस्ट नहीं बना सकते, पर 25 दिन में हम आपको मशीन लर्निंग का पूरा एक अच्छा ओवरव्यू दे सकते हैं कि आप लोग मशीन लर्निंग के में एक एक्सपर्ट बन जाए। मतलब हम लोग आपको, आप लोग के सामने अगर कोई मशीन लर्निंग की बात करा तो आप लोग बेवकूफ़ों की तरह देखें नहीं, आपको पता हो कि हाँ हमें मशीन लर्निंग पता है। प्लस आपको इस फील्ड के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज हो कि अगर आपको इस फील्ड में एकदम डीप में जाना है तो आप डीप में भी जा पाएँ। ठीक है, चलिए ना, आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।